अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपने उर्दू के मॉडल पेपर के लिए। और जैसा आपके पिछली दफ़ा आपने देखा था कि हमने उर्दू के मॉडल पेपर के बारे में किस तरह हल करने की सिफारिशात आपके सामने रखी थी, बिल्कुल इसी तरह आज ये दूसरा पेपर हम हल करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर से मुताल्लिक़ मेरा यही कहना होगा, जैसे मैंने पहली दफ़ा कहा था कि डिट्टो यही पेपर नहीं आने वाला। बहुत मुमकिन है इसमें से कुछ सवालात आपको मिल जाएँ। ये सिर्फ़ एक पैटर्न है, एक तरीक़ा है और नमूने के तौर पे पेपर है जो आपको आने वाले वक्त में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस सवाल नामे में कुल 19 सवालात और 16 छपे सफ़ात हैं। देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन है, कोई भी काम करने से पहले हम उनकी हिदायत पर अगर देखें और उसको अमल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जस्ट मैंने देखा कि 10वीं क्लास का पर्चा आया, किसी स्कूल में गया था पढ़ाने के लिए, उसमें कंट्रास्ट पाया जाता था। उर्दू में लिखा था कि 19 सवालात हैं और इंग्लिश में लिखा था 18 सवालात हैं, लेकिन जब पर्चे को चेक किया गया तो उसमें 19 सवालात निकले। तो इस तरह के भी कंट्रास्ट आ सकते हैं पेपर के अंदर। आप पेपर देखें और उसके हिसाब से फिर काम करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्चा लेते ही पहली लाइन पढ़नी है, पहला सफ़ा देखना है, आखिरी सफ़ा देखना है। पहले सफ़े को थोड़ा सा ऊपर देखकर सवाल नंबर देखना है और आखिरी सवाल नंबर देखना है। पेपर की सील नहीं तोड़नी है आपको जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए कि आप पेपर खोल सकते हैं। जैसे ही पेपर खोलेंगे फिर आप पेपर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और उसके बाद सवाल काउंट करेंगे, उसकी सीरीज देखेंगे 1 से लेकर 19 तक। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखने के लिए जो काम करना है, रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर पर। आंसर शीट भरने का तरीका पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। डार्क सर्कल करने होता है, सर्कल को डार्क करना होता है और वो ब्लू पेन से किया जाएगा या ब्लैक पेन से, जैसी भी हिदायत होगी। लाल पेन का इस्तेमाल उसमें हरगिज़ नहीं होगा। ओवर राइटिंग नहीं होगी, मिटा के दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की जाएगी, बहुत सोच समझ के काम किया जाएगा। उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे अपने अल्फाज में, इम्तहान की तारीख और दिन लिखेंगे। निगरान इम्तहान के दस्तखत ये आप नहीं करेंगे, जो इन्विजिलेटर होगा, जो निगरान होगा, जो आपको चेक करने वाला होगा, वो साइन करेगा। अगर एक होगा तो एक और 2 होंगे तो दोनों। उसके बाद तालिब इल्म को सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। जो हिदायत हैं, मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लें कि तमाम सफ़ात और सवालात की इतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की भी जांच कर लीजिए कि सवालात सीरीज़ में हैं। तालिब इल्म को ABCD में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और अलग से दिए गए जवाबनामे में अपनी सही जवाब लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे ही टिक लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको अपनी जवाबी कॉपी में लिखना है और जो बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन नंबर की सीरीज लिखेंगे, उसके बाद ABCD जो भी सही होगा वही ऑप्शन लिखेंगे। पूरा लेंदी कुछ सवालनामा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लेंदी लंबा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 1 में अगर चौथा ऑप्शन ठीक है तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन उसके सामने जवाब में लिखेंगे 4th। आपका काम हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और टाइम भी काफ़ी बचेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आप सोचते हैं कि हमने लिख दिया, हमारा एग्जाम चेक हो गया और हमने पूरा काम कर लिया, तो क्वेश्चन पेपर तो आप अपने साथ ले आएंगे। जब क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले आएंगे तो एग्जामिनर वो कॉपी कैसे जांचेगा? आपकी सिर्फ आंसर शीट एग्जामिनर के पास जाएगी और उसको ही जांचा जाएगा और उसमें से ही अंदाज़ा होगा कि आपने क्या किया। और दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर की जो क्वेश्चन दिए हैं, जो सवालात दिए हैं, उसमें जो मारूजी सवालात हैं या मल्टीपल आंसर सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर क्यू जिसे कहते हैं, वो है, तो उसमें अलग से टाइम नहीं है। आपको वो उन्हीं 3 घंटे के अंदर करना है, गिवन टाइम के अंदर पूरा करना है, दिए गए वक्त के अंदर पूरा करना है। उसमें अगर आप ये सोचेंगे 15 नंबर के सवाल हैं तो 15 या 16 मिनट या 17 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें आप ज़बरदस्त गलती पर होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिएगा, तक कहीं ऐसा ना हो कि आपको आता सब कुछ हो और लिखने की जब नंबर आए तो आप कहीं ना कहीं चूक कर जाएं या देर हो जाए या लैग कर। मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए जवाब के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तालिब इल्म जवाबी कापी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत दिखता है तो उसे इम्तहान से खारिज किया जाएगा। अक्सर लोग बस सलाम लिख देते हैं, फ़क्त सलाम लिख देते हैं, 786 लिख देते हैं, शुरुआत की इनिशियल कोई भी चीज़ लिख देते हैं, है ना। वो तमाम चीज़ें आपको नहीं लिखनी, उनसे इज्तिनाब करना है।
आप ज़बानी तौर पे पढ़ के जाइए, दिल में दुआ करके जाइए, दिल में बिस्मिल्लाह कीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिवली ऐसा कि हम इस पर शो करें और कुछ जताएं। वहाँ जताना या लिखना या शो करना आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके मुखालिफ में जाएगा और वो आपके नंबर कटने के कगार पे होगा। और एग्जामिनर की मर्जी है कि वो उसको आपकी नादानी समझ के नज़रअंदाज कर दे या आपकी चालाकी और अय्यारी समझ कर उसके नंबर काट दे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी जवाबी कापी पर सवालनामे का कोड नंबर, ये जब आपको जवाबी कापी मिलेगी तो उसमें OMR शीट मिलेगी और उस OMR शीट में तमाम चीज़ें आपको भरनी होंगी। उसके अलावा आपको सवालनामे का क्वेश्चन का कोड यानी 65/S/A/U और कॉमा करके सेट A लिखना होगा और उसे डार्क सर्कल भी करना होगा। ये वो ज़रूरी हिदायत हैं जो क्वेश्चन करने से पहले, सवालनामा हल करने से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। पेपर आ गया हमारा। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट कोड है 206 है, वक्त दिया हुआ है 3 घंटे, कुल मार्क्स 100। सबसे पहले उसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे तो टाइम देखेंगे, अगर टाइम 2.5 घंटे का तो 2.5 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे, 4 घंटे तो 4 घंटे। लेकिन अक्सर बेशतर जो इम्तहान का टाइम है, लिखने का टाइम है, वो सिर्फ 3 घंटे है। ठीक है, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। देखिए, या तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इस कूचे के हर जर्रे से वाकिफ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। ये 2 शेर हैं और दोनों शेरों की तशरीह विद शायर का नाम, ये 6 नंबर का है। शायर का नाम अगर 1-1 नंबर का लगा लिया जाए तो 2.5-2.5 नंबर की तशरीह हो जाती है। आप इसमें लिखेंगे जो आपके राइटर्स हैं, इसके तराना वतन से ये लिया गया है। देवताओं की ऋषियों की सरजमीं, जर्रा जर्रा तेरी खाका है हंसी, चूमता है कमर रोज़ तेरी जमीन, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिलनशी। ये जो है 2 शेर हैं, ये तराना वतन से लिए गए हैं और इसके लिखने वाले हैं, ये इसके जो शायर हैं उनका नाम कमल डबाईवी है। और उसके बाद आप इसमें उसकी तशरीह करना शुरू कर दें अपने हिसाब से, और वो आपका हिसाब इतना लंबा चौड़ा ना हो कि इसमें 2-2.5 पेज आप इसमें भर दें, है ना। 10 लाइनें या 10 लाइनें या 12 लाइनें मैक्सिमम, वरना 3-4 लाइनों में पहले शेर की तशरीह, फिर दूसरे शेर में, दूसरे 3-4 लाइनों में दूसरे शेर की तशरीह, पहली लाइन में शायर का नाम। ये शेरी इक़्तिबास या ये शेर हमारे उर्दू की किताब से लिए गए हैं और इसके जो शायर हैं उर्दू की किताब से लिए गए हैं और इसके शायर हैं कमल डबाईवी। और इसमें शेर में शायर ये कहता है कि हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है वो कैसी सरज़मीन है, वहाँ पे किस किस ने लोगों ने वास किया, कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों का आगमन हुआ, कौन कौन लोग वहाँ आए, देवता भी वहाँ आए, उतरे ऋषि, और देवता भी आसमान से धरती पर उतरे और वहाँ पर ऋषियों साधु संतों ने भी खूब इबादत की। ज़र्रा ज़र्रा तेरी खाका है हंसी, मुझे तेरी खाक का, तेरी ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा बहुत प्यारा और बहुत हसीन महसूस होता है। चूमता है कमर रोज़ तेरी ज़मीन, कमर किसे कहते हैं, चलिए खैर देखिए कमर किसे कहते हैं, और तो वो बताएगा कि उसकी जो हिंदुस्तान का जो सर है, माथा है, जबी है जम्मू कश्मीर, उसको कौन रोज़ चूम रहा है। आसमान से ऐसा लगता है कि रोज़ तुझे कमर चूम रहा है, बोसा दे रहा है। तेरे जलवे ना हो किस लिए दिलनशी, इसीलिए, और तेरे जलवे क्या, और तेरी जो जलवे हैं, तेरी जो देखने नज़ारा है वो किस, इसलिए बहुत दिलनशी है, बहुत दिलकश है, बहुत प्यारा है। दूसरी बात, इसके अलावा आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, सुबह और शाम का मंजर बहुत सुहाना होता है ना। हमारा जो कौमी तिरंगे का कलर है वो हर शाम और ख़ासकर बरसात के दिनों में धड़क की शक्ल में कौमी तिरंगे का अक्स आसमान पर दिखाई देता है। इस तरह की चीज़ें भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर होगा जितना पूछा गया है उतना ही प्रिसाइज्ड वे में लिखें, लंबा चौड़ा ना लिखें। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, पूछे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। ये भी 2 शेर हैं। और ये किसका है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ गज़ल, आप देखें अपनी किताब में देख सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो अभी तो फ़िलहाल देख सकते हैं, लेकिन याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गज़ल शायद हाल ही की गालिबन है, किसकी,
शाद अजीम आबादी की। तो शाद अजीम आबादी की आप लिखेंगे ये जो दो शेर हैं हमारी उर्दू की किताब से लिए गए हैं। इसके शायर शाद अजीम आबादी हैं। इस शायर इन शेरों में पहला लिखेंगे शेर, उसके बाद लिखेंगे इस शेर में, या पहले शेर का नंबर डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे पहले शेर का नंबर डालेंगे, ऐसे करके नंबर डालेंगे, या बी का फर्स्ट, फिर लिख देंगे तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मैं कहाँ से कहाँ था, मैं क्या, मुझे जो है मेरा जो दुनिया में आने का असल मकसद था या क्या था, वो कुछ नहीं था। मुझे यहाँ दुनिया में लाया गया हूँ और मुझे ज़बरदस्ती दुनिया में भेजा गया है, और यहाँ दुनिया में भेजने के बाद मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के तमन्नाओं में उलझा दिया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूरियात देकर, मुख्तलिफ़ किस्म के इनायतें करके, मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने की शक्ल में रिश्ते और दूसरी चीज़ें पैदा कर दुनिया से क़ुर्बत का एहसास कराया गया, और मुझे अपने असल मकसद से हटाकर इस तरह की चीज़ों में बहला दिया गया। ठीक है, उसका लिखेंगे हूँ उस कूचे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दत तो आया गया हूँ। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि वो महबूब के कूचे के हर जर्रे से आ गया है, हर जगह से आ गया है, गली गली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, क्योंकि उसका मुद्दत तो कई महीनों, कई नहीं कई साल, कई मुद्दत तक उसका उधर से आजार या गुजर रही है। अगला ये इख्तिबास का नाम लिखकर दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। ये इमले की चूक है। सबक का नाम लिखकर इख्तिबास में पूछे गए सवालात का जवाब दीजिए। ये हो सकता है, या इख्तिबास को पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन वो अगर आपका माइंड सेट एग्जाम के लिए है तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेंगे कि इसमें जो क्वेश्चनायर है या सवालनामा है उसमें मुम्तहिन क्या पूछना चाहता है। कहानी के इस हिस्से में अफसाना निगार ने इसकी हीरोइन फूल रानी का तारुफ कराया। ये एक ऐसी नौकरानी है जो मुख्तलिफ घरों में काम करती है। वो खूबसूरत औरत है और दूसरी नौकरानियों से बहुत मुख्तलिफ है। ना तो वो बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनती है और ना ही भारी जेवर पहनती है। उसका रहन सहन और बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे बड़े घराने की औरतों का होता है। वो जमादारनी की बातचीत, तहजीब और उसके अच्छे ढंग से काम करने के अंदाज से मुतासिर है। आपने पढ़ लिया। आपको पढ़ने के बाद आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, इसकी राइटर कौन है, इसके लिखने वाली मुसन्निफ़ा कौन है, मुसन्निफ़ कौन है। हो सकता है सबसे पहले आपसे यही सवाल पुटअप पूछा जाए कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसकी मुसन्निफ़ा का नाम बताइए। देखिए, लीजिए पहला ही सवाल, जैसा मैं बात कर रहा था आपसे, पहला ही सवाल, ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसे किसने लिखा है। आप लिखेंगे ये इक़्तिबास हमारी उर्दू की किताब से लिया गया है। उस सबक का नाम है एक सवाल, और उसकी मुसन्निफ़ा हैं स्वालिहा आबिद हुसैन। यस, स्वालिहा आबिद हुसैन। अफसाना निगार ने इस सबक में किसका तारुफ कराया और क्यों? अफसाना निगार ने इस सबक में घर में काम करने वाली जमादारनी फूल रानी का तारुफ कराया, क्योंकि वो उससे मुतासिर है। सबक की हीरोइन की तारीफ क्यों तारीफ की गई? उसके किरदार की, उसके रहन सहन की, उसके पहनावे की, उसके बर्ताव की तारीफ की गई, क्योंकि मुसन्निफ़ा उनसे मुतासिर है। सबक में अफसाना निगार किन बातों से मुतासिर हुई? जमादारनी के चाल चलन से, रवैये से, बातचीत करने के अंदाज से, उसके पहनावे से, है ना, उसकी साफ सफाई से, उसके काम करने के अंदाज से, इन तमाम चीज़ों से मुसन्निफ़ा फूल रानी से मुतासिर हुई। और या तो वो करेंगे या ये वाला सवाल करेंगे। जहां पे लफ्ज़ या आ जाए बीच में, उसमें इसका मतलब ये है कि कोई एक करेंगे, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों नहीं करने के, क्योंकि वक्त की कमी है। एग्जामिनर मुम्तहिन जानते हैं कि आपके पास कितना वक्त है और आपको उसमें कितना वक्त मिलना चाहिए। और ये या वाला जो ऑप्शन होते हैं ना, ये मुम्तहिन का तालिब इल्मों पर एहसान होता है कि कहीं जो हम पूछ रहे हैं वो पढ़ के नहीं आया तो चलो दूसरा दे देते हैं, हो सकता है वो दूसरा पढ़ के आया हो। इसमें
सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलत दरकार है और आपको वो कहते हैं ना नुक्ता नवाजी दरकार है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच्चे हमारे इम्तिहान में कामयाब हो जाए। और अब मैं 48 वर्ष के बाद लौट आया हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे आ निकले हैं। अप्रैल का महीना है, सपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जा रहा हूं और खुनक हवाओं में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथ में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। अगर आपने किताब पढ़ी है और किताब को बहुत अच्छे से देखा है और अगर नहीं देख पाए हैं, मेरे लेक्चर सुने हैं, है ना, तो उसमें ये सबक आपको पहचानते होंगे, जानते होंगे, समझ आ गई होगी ये कौन से उसका है, सबक का है। आप लिखेंगे ये सबक हमारी ये इक़्तिबास हमारी किताब के सबक पूरे चांद की रात से लिया गया है और इसके जो मुसन्निफ है उसका नाम लिखेंगे। मुसन्निफ कितने बरस बाद लौट कर आया? इक़्तिबास के अंदर ये सवाल जवाब छुपे हैं, 48 साल बाद। देखिए 48 साल बाद, 48 बरस के बाद। अगला सवाल, अफसाना निगार कहाँ खड़ा है? संभल झील के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखते जा रहा है। आप चाहें तो ये पूरा सेंटेंस लिख दें और आप चाहें तो लिखें कि संभल झील के किनारे, इतना भी काफी है। छोटी सी पोटली, एक छोटी सी पोटली, इतना भी लिख सकते हैं। और पूरा सेंटेंस लिखना चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। लड़की के हाथों में एक छोटी सी पोटली थी। और गज़ल का एक शेर लिखकर गज़ल की तारीफ लिखिए, सवाल नंबर 3 है ये। या नज़म की तारीफ लिखकर अपनी किताब के एक नज़म गो शायर का नाम लिखिए। गज़ल का कोई भी शेर लिख देंगे, गज़ल की तारीफ लिखेंगे। गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के लफ्ज़ी मायने क्या है, गज़ल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने नंबर का सवाल है। तो गज़ल का एक शेर लिखकर गज़ल की तारीफ लिखिए। अभी आपने इसमें जो आपने पढ़ा गज़ल, जो अभी पढ़ी आपने गज़ल के 2 शेर पढ़े हैं, 4 शेर हैं उसमें। आप कोई सा भी एक शेर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई शेर याद नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में से ही लिख दीजिए, आधा नंबर तो आपके मिल गए, 4 में से 2 तो आपको मिल गए। ठीक, अब लिखते हैं गज़ल की तारीफ। वो अगर आपको याद है तो लिखिए। गज़ल के लफ्ज़ी माने औरतों से बातें करना, इश्क़िया बातें करना, औरतों की बातें करना या ज़ख्मी हिरन की आवाज़ के। ठीक, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, गज़ल के मतले के फौरन बाद आने वाले शेर ज़ेब मतला कहलाते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। पहला मतला अव्वल, दूसरा मतला सानी और तीसरा मतला सालिस। इतना लिख देंगे, आपके बात पूरी हो जाएगी। और इतना भी नहीं लिखते तो सिर्फ गज़ल की तारीफ या लग़वी माने लिख के छोड़ दीजिए, वहां पे भी आपकी बात पूरी हो जाएगी। अब आइए अगला सवाल, या तो वो करें या नज़म करें। नज़म की तारीफ लिखकर अपनी किताब के एक नज़म गो शायर का नाम लिखिए। नज़म की तारीफ लिखेंगे, नज़म के लफ्ज़ी माने लड़ी में पिरोना है, तरतीब देने के हैं। ठीक है ना, अपनी बात को किसी उन्वान के तहत अपनी बात को कहने के हैं। नज़म का हर शेर अपने उन्वान के ताबे होता है, इतना लिख दीजिए। उसके बाद किसी भी शायर का नाम लिख दीजिए, जो भी शायर आपको याद हो उसका नाम लिख दीजिए। हर शायर ने जहां गज़ल कही उसी के साथ साथ उसने मुख्तलिफ उन्वानात के तहत नज़में भी कही हैं। तो जिस किसी भी का शायर का आप नाम लिखेंगे वो बात पूरी हो जाएगी। और आपके लिहाज से, आपके मुनासबत से, आपके मुताबिकत से अगर मैं किसी शायर का नाम लूँ तो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का नाम लिख दीजिए। बहुत सारी नज़में कहीं, शुआए उम्मीद कही, बाल जिब्रील कही, बहुत सारी नज़में कही, शिकवा जवाबी शिकवा कही, तो नज़म गो शायर में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान, बहुत सुकून वाला। ड्रामे की तारीफ लिखिए। चौथा सवाल, या कहानी किसे कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ड्रामा किसे कहते हैं आपको पता है? स्टेज पर परफॉर्मिंग आर्ट्स को, है ना, पेश किए जाने वाले आर्ट्स को ड्रामा कहते हैं, या स्टेज पर पेश किए जाने वाले पर आर्ट्स को या
ड्रामे को या खेल को ड्रामा कहते हैं। ड्रामे का आपका सबक है, आप उससे इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टेज ज़रूरी है, कहानी ज़रूरी है, किरदार ज़रूरी है, मुकालमे ज़रूरी हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें भी, मंज़र और पस मंज़र ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ज़िंदगी की किसी एक चीज़ को ड्रामाई अंदाज में पेश करने किया जाता है और कभी कभी कलेक्टिवली पूरी ज़िंदगी की चीज़ को बयान किया जा सकता है कम वक्त में, जिससे ऑडियंस यानी जो सामाईन हैं, वो नाजरीन हैं, जो नाजरीन हैं वो मुतासिर हो सके। सामाईन सॉरी सुनने वाले, क़ारीन पढ़ने वाले, और सामाईन देखने और सुनने वाले। नाजरीन देखने और सुनने वाले। कहानी किसे कहते हैं? अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। कहानी की तारीफ आप अपने उसमें किताब के हिसाब से लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता तो उसमें आप गूगल्स पे देखिए, दूसरी किताबों में देखिए, और उसके बाद से उसकी जो सही डेफिनेशन है वो बयान करें। वैसे कहानी ज़माना कदीम से इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मिज़ाह के लिए, अपने जज्बा, अपने मिज़ाह के लिए, अपने खुशनुदी के लिए, अपने कह सकते हैं कि मिज़ाही इत्तिबा को मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क़िस्से और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात, कभी सच्चे और कभी झूठे और कभी ख़याली अंदाज में सुनाता चला आ रहा है। उसको सुनता और सुनाता चला आ रहा है, उन चीज़ों को कहानी कहते हैं। पहले ये सीना बासीना चली आती थी, और अब आज की डेट में, आज की शक्ल में लिखी शक्ल, तहरीरी शक्ल में भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर आप उस कहानी का मकसद भी लिख सकते हैं। कहानी का क्या मकसद होता था? दिल को बहलाना, है ना, हल्का फुल्का मजाक, ठीक है, और बच्चों की ज़हनी सुकून के लिए और इत्मीनान के लिए, है ना, बच्चों में तजस्सुस पैदा करने के लिए, बच्चों के बिहेवियर को, बर्ताव को दुरुस्त करने के लिए, उनकी आदत व इतवार को संवारने के लिए कहानी कही जाती थी। या इसमें कभी कभी ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात को भी बयान किया जाता था। इस तरह अपने ख़यालात, जिसमें आप जितना मैक्सिमम या मिनिमम जो आपको जहन में आए लिख सकते हैं, लेकिन उसका इख्तिताम ऐसा शानदार होना चाहिए कि पढ़ने वाला मुम्तहिन आपको नंबर देने पर दर्जेल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मंजूर लिखिए। देखिए इन्होंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, एक पढ़िए सारा उन्वान, सारे देखिए और लिखिए किसी एक पर। अपने वतन से मोहब्बत यानी हुब्बुल वतनी, ईद उल फितर का त्यौहार, महात्मा गांधी जी, दिल्ली का बाजार चांदनी चौक, मेट्रो ट्रेन, रेल का सफर। देखिए इसमें अगर हम महात्मा गांधी जी को लिखते हैं तो महात्मा गांधी जी के लिए हमें उनकी तारीख पैदाइश, तारीख इंतकाल, उसके अलावा चंपारण का और वो जो उन्होंने वो चलाया था, अपना मुहिम चलाई थी, उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में उनके साथ क्या बर्ताव हुआ और फिर साउथ अफ्रीका वालों के लिए उन्होंने क्या किया, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, है ना। और यहाँ हिंदुस्तान में आकर उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में किस कदर अपना अहम किरदार अदा किया, उस किरदार की चंद बातें आपको याद होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको उनके मुतालिक याद होंगी तो आप बहुत अच्छा उनके लिए लिख सकेंगे। और उनके मरते वक्त के आखिरी लफ्ज़ क्या थे, है ना, हे राम से पहले उन्होंने क्या कहा, है ना, वो तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तो आप बहुत अच्छा सा लिख पाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ें याद नहीं है, हुब्बुल वतनी पे लिख सकते हैं कि हुब्बुल वतनी क्यों ज़रूरी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, हिंदुस्तान में कितने किस्म के लोग रहते हैं, कितने मज़हब के लोग रहते हैं, लगभग कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है और हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, या मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम इस सरजमीन पर पले बढ़े पैदा हुए और हमारे आबा अजदाद भी इसी सरजमीन पर पले बढ़े और यहीं पर मदफून है। इसके अलावा यहाँ पर चारों पाँचों किस्म के, दुनिया के तमाम किस्म के मौसम, चारों पाँचों किस्म के मौसम पाए जाते हैं जो इसके हिंदुस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में नहीं पाए जाते, है ना। फितरत की हसीन तरीन वादी,
है ना। नेचर की हसीन तरीन वादी अगर कहीं पाई जाती है तो हिंदुस्तान में पाई जाती है, जिसके मुतालिक किसी बादशाह ने क्या कहा कि अगर फिरदौस बरूए ज़मीयस तमीयस तमीयस तमीयस, अगर जन्नत दुनिया के किसी भी खित्ते में धरती पर मौजूद है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। ठीक इस तरह हिंदुस्तान की तारीफ में आप और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आइए अब ईद उल फित्र, ये मदरसा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए ऐसी चीज़ है जिस पर बिना सोचे समझे बेतकल्लुफ बिला तकल्लुफ वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अगर ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये आपका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट उन्वान है ना, और इस पर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं बिना कुछ याद किए। जैसे आप ईद उल फित्र सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको मनोयन बयान करना है। ईद उल फित्र शवाल के पहली तारीख को आता है, रमज़ान के 30 महीने गुजारने के बाद आता है, रमज़ान की कड़ी इबादत के रियाजत और मेहनत और इबादत के बाद आता है। रमज़ान में हम सुबह सहरी रखते हैं, सहर रोज़ा रखते हैं, मगरिब पे अफ्तार करते हैं, और तरावी एक मखसूस जो तोहफ़ा है रमज़ान का, तरावी और सहरी वो करते हैं। रोज़दारों के लिए अल्लाह के इनाम का दिन है ईद उल फित्र, है ना। उसके लिए फिर बताएंगे रोज़दारों के लिए अल्लाह ने जन्नत के एक अलग से दरवाज़ा मुतय्यन कर रखा है, रैयान, जिसमें रोज़दारों के लिए एंट्री की जाएगी, रोज़दार वहाँ से दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। ईद उल फित्र के दौरान फित्र क्यों किया जाता है, इसे ईद उल फित्र क्यों कहा जाता है? इस दिन मुसलमान अपने रोज़ों की कमी बेशी को और उसमें नकाइस को और उसकी भूल चूक को ख़त्म करने के लिए, अजाले के लिए फ़ितरा देते हैं, ताकि फ़ितरा देते हैं, इसलिए इसे ईद उल फित्र कहा जाता है। फ़ितरे की अहमियत बताएंगे, जहाँ हमारे जो नकाइस हैं और जो भूल चूक हो गई हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसका हम वो दे रहे हैं, हर्जाना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका फ़ायदा यह है कि जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जो लोग ईद का इंतज़ाम नहीं कर सकते, ईद के दिन भूखे रहते हैं, उनको खाने का अरेंजमेंट, एक वक्त की रोटी का अरेंजमेंट, कम से कम एक वक्त की रोटी का अरेंजमेंट अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। आप और मैं नहीं देते, ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम बनाया गया कि ईद उल फित्र के बाद लोग ईद उल फित्र वाले दिन भी वो लोग भूखे प्यासे न रहें। और भी बहुत सारे दिन ईद उल फित्र को जगह जगह मेले लगते हैं, बच्चों को ईदी दी जाती है, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज़ पढ़ने, ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, घर को सफाई सुथराई की जाती है, सजाया जाता है, सेवइयाँ बनती हैं, मीठी ईद भी कहते हैं, तरह तरह के खाने बनते हैं, एक दूसरे को बिला तफरीक मुबारकबाद दी जाती है। बहुत सारी बातें आप ईद उल फित्र के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा ये दिल्ली के बाजार चांदनी चौक, इसके बारे में भी आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये बाजार शाहजहां, मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाहजहां के ज़माने से चलता चला आ रहा है और आज भी अपनी रवायात को बरकरार रखे हुए। और उसके बाद जो चांदनी चौक में आपका कभी उज़र हुआ हो तो वो तमाम चीज़ें मनोयन बयान कर दीजिए। और अगर मैं इसके बाद भी आपको ये एक हिंट्स और दे दूं कि अगर आप बाई चांस चांदनी चौक नहीं गए तो दिल्ली के मसरूफ़ तरीन बाज़ार जामा मस्जिद गए होंगे या किसी भी बाज़ार का आपने दौरा किया होगा, उस बाज़ार के बारे में लिख दीजिए, वो चांदनी चौक पे आके फिट बैठेगा, सही बैठेगा, आपका मजमून पूरा हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल है तो 20-22 लाइन है, यानी 1-1.5 पेज पूरा मजमून आपके लिए काफ़ी रहेगा। मेट्रो ट्रेन, और मेट्रो ट्रेन तो आपको सबको ही पता है, सब लोगों ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, और नहीं कई सारी चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि मेट्रो ट्रेन का आगाज़ कब हुआ, सन 2000 या 1900 जो भी कुछ था, कुछ याद है? 1984 कलकत्ता, 1984 कलकत्ता से हुआ। और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का आगाज़ कब हुआ? और 2004 दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का आगाज़ सन 2004 में हुआ। और सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन चली वो शाहदरा से लेकर कश्मीरी गेट या 30,000 मेट्रो स्टेशन तक, 30,000 मेट्रो स्टेशन तक थी, और शायद उसका किराया 8 या 12 रुपये था। और वो जो लाइन थी शायद रेड लाइन कहलाती थी। उसके बाद दिल्ली में तमाम जगहों पर वक्तन फ़ौक्तन मेट्रो ट्रेन का जाल बिछ गया, और मेट्रो ट्रेन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हमारी टाइम की बचत होती है। हाँ, सब लोग अलग अलग वक्त पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। वही अगर बात करें तो मुझे मेट्रो ट्रेन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मैं घर से चल के मेट्रो ट्रेन से ITO बिल्कुल नॉर्मल वक्त से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ।
और कभी बाई चांस अगर मैं देर भी पहुंचा तो 1 से 1.5 मिनट बाद, क्योंकि मेट्रो ट्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है, चलने की रफ्तार है, आने की रफ्तार है, आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो घंटों और मिनटों की नहीं है। हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, मैक्सिमम 7 मिनट और मिनिमम 2 मिनट बाद। यानी इतनी स्पीड से नहीं, इतनी फ्रीक्वेंट, इतनी बार बार वो आ रही है कि अगर किसी का ट्रेन मिस हो गई तो उसे चंद मिनटों का ही फर्क पड़ता है, घंटों का फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसकी आप सफाई सुथराई का भी बताएंगे कि यहाँ पे किस कदर सफाई सुथराई है। एसी है, आदमी अगर खड़ा हो जाए, सीट ना मिले तो उसे गर्मी का, थकान का एहसास ना के बराबर रहता है, होता ही नहीं, और अगर कोई परेशानी है तो बहुत ना के बराबर रहता है। औरतों के लिए अलग से सीट रिजर्व है, जो माजूर अफराद हैं उनके लिए अलग से सीट रिजर्व है, उसके लिए जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए अलग से सीट रिजर्व है। और मेट्रो ट्रेन के मुसाफिर कंपैरेटिवली आम बसेस के मुसाफिरों से या ट्रेन के मुसाफिरों से ज़्यादा महज़्ज़ब या तहजीब याफ्ता माने जाते हैं। ठीक, और मेट्रो ट्रेन में हर लम्हा, हर वक्त मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ किस्म की हिदायतें दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए मेट्रो ट्रेन ने क्या इंतज़ाम किया, उन्हें कम से कम अपने आप से बचत का तरीका भी बताया। अगर आप मेट्रो का टिकट लेते हैं तो उसमें आपको 10% ज़्यादा देना पड़ता है, और अगर आप मेट्रो का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको तब 10% कम किराया अदा करना पड़ता है। टिकट की लाइन से बच जाते हैं, वक्त की बचत होती है। आपको वेंडिंग मशीन चलाने का तरीका भी मेट्रो ट्रेन वालों ने समझाया। यानी आपको खुदकार, मतलब अपने आप से सेल्फ इंसार, खुद इंसारी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें भी मेट्रो स्टेशन के लिए आप लिख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का इंतज़ाम किया है ना, परेशान लोगों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए जगह जगह पुलिस चौकियाँ कायम है, मेट्रो के लोग आ जाते हैं और आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट का इंतज़ाम है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मेट्रो के वॉलंटियर सामने आते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप मेट्रो के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखें तो मेट्रो के श्रीधरन का नाम लिख सकते हैं, जो पहले मेट्रो बनाने वाले प्रोजेक्ट के इंचार्ज है। किस कंपनी के कोलैबोरेशन से मेट्रो बनी वो लिख सकते हैं, हिंदुस्तान के साथ, है ना। और अब मेट्रो की तौसी और तरवीज का काम मुसलसल जारी है, और एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट को जोड़ने का काम भी मेट्रो कर रही है। हरियाणा में जा रही है, यूपी में जा रही है, गाजियाबाद फरीदाबाद वगैरह में जा रही है मेट्रो, दिल्ली से। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। वक्त की बचत के साथ साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सफ़र हो रहा है, और उसका किराया भी मुनासिब है। जो लोग टैक्सी को हायर नहीं कर सकते या टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे सफ़र की चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए मेट्रो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कारआमद चीज़ है। ये भी उसमें तमाम उन चीज़ों में लिखा जा सकता है। अब आइए रेल का सफ़र तो आप सबने किया ही है, उसकी तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। मुझे फला जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, या घर से मदरसे जाने का इत्तेफाक हुआ, या घर से मदरसे वापस घर की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ, हमने इतने बजे टिकट लिया, हमने इतने बजे स्टेशन पे पहुंचे, हमने इतने बजे टिकट लिया। और अगर पहले से बुक कराया तो हमने फला दिन अपनी सीट रिज़र्व करा ली थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर सीट रिज़र्व नहीं कराई थी तो हमें सीट लेने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना पड़ा, कुली की खुशामद करनी पड़ी, कुली को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, कुली ने अपनी मुनासिबत से आपको सीट दिलवाई। इस तरह की चीज़ें आप रेल के सफ़र में लिख सकते हैं। उसके बैठने के बाद आप लिखेंगे आपको कोने वाली सीट मिली, या खिड़की वाली सीट मिली, या बीच की सीट मिली, है ना। उस पर फिर हवा का लिखेंगे, शानदार हवा आती रही है, ऐसी मेट्रो। अगर आपने रिजर्व करा रखी तो एसी चलता रहा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेट्रो रेल के ट्रेन में सफ़र में लिख सकते हैं। वेंडर्स का आना जाना, मुख्तलिफ़ किस्म के सामान लाने वाले, चिप्स वाले, चाय वाले, अलग अलग स्टेशन पे, ये तमाम चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। अब आइए अब अपने अगले सवाल की तरफ। अपने दोस्त को उसके इम्तहान में कामयाब होने पर ख़त लिखकर मुबारकबाद दीजिए। मकतूब निगारी अपने दोस्त को डियर साजिद या डियर जो भी कुछ है उसमें आप सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखेंगे दाएं हाथ की तरफ आस तरफ करके, फिर अपना पता लिखेंगे, फिर तारीख डालेंगे, और फिर उसका लिखेंगे डियर साजिद, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ।
ज़रूरी बात यह है कि मुझे पता लगा कि तुम कामयाब हो गए हो, कितने नंबरों से, अच्छे नंबर, जितने भी अच्छे नंबरों से, और मैं उस पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में आगे भी इसी तरह फतेह और नुसरत और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, है ना। और इस मौके पर अगर मुमकिन हो तो छुट्टी हो गई हो, छुट्टी हो रही हो या छुट्टी होने वाली हो तो यहाँ मेरे पास आ जाओ, हम दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार, वक्त तुम्हारा, ठीक है। नीचे अपना नाम लिख देंगे। या अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुखार होने की वजह से 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखेंगे। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जो भी आपका स्कूल, अगर उन्होंने स्कूल का नाम दे रखा है तो स्कूल का नाम, नहीं तो कोई भी स्कूल का नाम जो आपको याद हो डाल दीजिए, उसके इलाके का नाम डालिए। उसके बाद लिखिए जनाब आला, फिर लिखिए गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल की आपके स्कूल की जमात 10वीं ABC जो भी डालना चाहे का तालिब इल्म हो, मुझे 2 रोज़ से बुखार हो रहा है, डॉक्टर ने 2 रोज़ के आराम करने का मशवरा दिया है, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी या रुख्सत इनायत करें। आपकी नवाजिश होगी। फ़क्त आपका फरमाबरदार शागिर्द अपना नाम ना लिखिए, अली बे जीम, क्लास का नाम, रोल नंबर, फर्जी रोल नंबर और तारीख। रेडियो की कौन सी इजाद ने कंप्यूटर सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया? ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये किताब से पढ़कर ही आप जवाब देंगे। मुझे भी इसका जवाब याद नहीं, किताब पढ़नी पड़ेगी, रेडियो वाला, कंप्यूटर वाला सब चैप्टर आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। उसके बाद आइए सैटेलाइट के जरिए नशरियात क्यों अहम है? सैटेलाइट के जरिए नशरियात क्यों अहम है? क्योंकि ये लम्हा भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल की खसूसियात लिखिए। मीर तकी मीर की गज़ल की खसूसियात आप लिखेंगे क्या? इनके असलूब बयान जो किताब के आखिर में दिया गया है वो लिख देंगे इसके अंदर और आपको वो पूरी चीज़ हो जाएगी। और इसमें ज़रूर ये लिखेंगे सादा थी, ज़बान सलीस थी, आम फहम थी और मुख्तसर बहरों में लिखे जाने वाले शेर थे, हर आदमी के समझ के लिए थे और हर इंसान के लिए, ज़मीन से जुड़े इंसानों के लिए शायरी करते थे। और शायद मीर को खुदाए शायरी का खुदाए सुखन भी कहा जाता है ना। ये भी आप तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म गोई पर रोशनी डालिए। अवामी शायर थे और जहां लफ्ज़ अवामी शायर आ जाता है आप उस पर फिर तमाम चीज़ें लिख सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े शायर थे, अवाम के लिए लिखते थे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए लिखते थे, अवाम के रवैये को ठीक करने के लिए लिखते थे, अवाम की और इंसानों के मुख्तलिफ चेहरों को लिखते थे, अवाम इंसानों की मुख्तलिफ ज़रूरियात पर लिखते थे, जिसमें आप उसका मिसाल दे सकते हैं आदमी नामा और रोटी नामा, बेहतरीन मिसाल है। और किसी ने उनको पूछा, जो ठेले वाले लगाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ लिख दीजिए, तो उनके छोटे छोटे टॉपिक पर, उनके छोटे छोटे उन्वानात पर भी उन्होंने नज़में और गज़लें लिखी। ककड़ी के लिखी हैं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, मैं ककड़ियां बेचूं, है ना। इस तरह की इन्होंने भी शायरी की है। अगला सवाल, तराना वतन के हवाले से बताइए कि शांति की गंगा जमना बहाने से क्या मुराद है? चंद लाइनें लिखिए। 3 नंबर का सवाल है, या हुस्न का फ़लसफ़ा क्या है? तराना वतन के हिसाब से लिखेंगे। 3 नंबर का सवाल है, 5-6 लाइनें बहुत हैं इसके अंदर। उसमें हिंदुस्तान की तारीफ़ लिखेंगे, जज्बा हुब्बुल वतनी लिखेंगे, जज्बा हुब्बुल वतनी से 2-3 लाइनें लिखेंगे, हिंदुस्तान की तारीफ़ लिखेंगे, हिंदुस्तान आपको क्यों प्यारा है ये लिखेंगे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मनाजिर का अगर जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह आपका तराना वतन पूरा हो जाएगा। हुस्न की तारीफ़, अब ये हुस्न क्या है, कैसा है, क्यों है और किस लिए है, इसके अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग मायने हैं और अलग अलग वजह और कता है। अदब के पैमाने पर हुस्न की तारीफ़ आपको लिखनी है, किताब में से देख लीजिएगा, आपको तारीफ़ मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो आप ये लिखेंगे, हर वो चीज़ जो इंसान के जज्बे को, इंसान की फितरत को, इंसान की नफ्स को सुकून और इत्मीनान बख्शे, लज्जत बख्शे, तस्कीन दे, है ना, वो सब हुस्न की तारीफ में आता है, बिना किसी नुकसान के, ज़ाहिरी और बातिनी नुकसान के, वो सब हुस्न की तारीफ में आता है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तहरीर पर, तर्ज तहरीर पर चंद लाइनें लिखी है। शायर ने चांदनी रात को किन किन चीज़ों से तशबीह दी? चांदनी रात का मंजर, वो कौन सा मंजर है? मसनवी सहरुल बयान का, जोगन का और किदारा का, और चांदनी रात का, चांदनी छन छन कर पेड़ों की पर आ रही है,
चारों तरफ छाई हुई है, जो कि उसने उसे बिल्कुल मशहूर कर दिया है ना, वो तमाम चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तर्ज तहरीर पर चंद लाइनें लिखी है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने उर्दू अदब के लिए जो हमारी किताब में लिखा है, उसके बाद जो उनका उसलूब बयान है वो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, इनका बयान किस तरह बहस था, किस पर बेस्ड था? रिसर्च बेस्ड था, तहकीक पर मबनी था, दलाइल पर मबनी था। इनकी जो तहरीर है वाज़ेह और साफ थी, किसी भी किस्म के तासुब से पाक थी, मुबर्रा थी, है ना। वो तमाम चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। या मोहम्मद मुजीब के अंदाज़े तहरीर पर चंद लाइनें लिखी है। तो ये जो अंदाज़े तहरीर है ना, ये सब उसलूब बयान जो आपने पढ़ा है, जो मैं बार बार सबक के आखिर में बता रहा था, जो किताब में भी अपनी किताब में भी लिखा है, वही चीज़ें आपको उसको उसलूब बयान में लिख ली हैं। मोहम्मद मुजीब का वो आपने पढ़ा होगा, ड्रामा का आखिरी एक्ट का आजमाइश, उसके बाद उसमें उनका उसलूब बयान लिखा है, वो चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। हामिद के दोस्त आखिर में 10 पनाह से क्यों मुतासिर हुए? कौन सा सबक है? ईदगाह में हामिद था, हामिद का कैरेक्टर था, हामिद के चंद दोस्त थे, उन्होंने अपनी पसंद के खिलौने लिए और हामिद ने चिमटा लिया, यानी 10 पनाह लिया। और जब हामिद ने 10 पनाह की तारीफ के पुल बांधे और बताया कि 10 पनाह कैसे कैसे काम कर सकता है, तो वो उससे हामिद की 10 पनाह की तारीफ सुनकर उससे मुतासिर हुए। आग में कूद सकता है, सिपाही का पेट फाड़ सकता है, वकील की टांगें तोड़ सकता है ना, सबकी नाक वाक पकड़ सकता है। तमाम चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिख सकते तो आप ये लिख सकते हैं कि हामिद की ज़बान से सुनकर, तारीफ़ी कलमात सुनकर, 10 पनाह के लिए तारीफ़ी कलमात सुनकर वो हामिद के 10 पनाह से मुतासिर हुए। कबीर के नाम के साथ लफ्ज दास क्यों है? इसके क्या मायने हैं? कबीर के नाम के साथ लफ्ज दास क्यों है? दास क्योंकि कबीर अवामी खिदमतगार कहलाए जाते थे और उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी हद से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी बिसात से ज़्यादा काम किए, है ना। और दास के मायने हैं खिदमतगार। जो आम की खिदमत करने वाला है उसको दास कहा जाता है, जो मुख्तलिफ किस्म की अक़साम की खिदमत करने वाला है उसको दास कहा जाता है। तो इसलिए कबीर ने अपने नाम के साथ दास लगाया है और उनके साथ दास लगाया जाता है। तहजीब से मुराद क्या है? इंसानी तारीख और उसके इंसानी रवैयों की तारीख जो सदियों से चली जा रही है और उसके रहने सहने का तरीक़ा, वो सब तहजीब की तारीफ में आता है। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर, है ना, मुख्तलिफ मायनों के लफ्ज़ मिलकर कोई नया लफ्ज़ बना दें, उसे मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। जैसे दिलफरेब, खुशनुमा, हाँ, जहानुमा, कुतुब खाना, ये तमाम चीज़ें मुरक्कब अल्फाज में। तशबीह की तारीफ लिखिए और मिसाल भी दीजिए। कलाम में किसी आदमी को या किसी शय को उसकी खवास की बुनियाद पर या किसी दूसरी चीज़ की बुनियाद पर मिसाल देना या मिलाना तशबीह कहलाता है। मुशब्बा और मुशब्बा की तारीफ भी लिख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा नंबर का सवाल है तो 3 नंबर का है, तो इसमें सिर्फ तारीफ लिखनी और मिसाल देनी है, तो बस सिर्फ तारीफ लिखेंगे और मिसाल देंगे। क्या नाजुकी उसके लब की क्या कही है, जैसे पंखड़ी जैसे गुलाब की सी है, वो लिख सकते हैं। सनत तज़ाद किसे कहते हैं? बार बार बताया मैंने आपको, बार बार बताया कि सनत तज़ाद किसे कहते हैं। कलाम में जब दो अपोजिट चीज़ें अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, मुतज़ाद चीज़ें अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए लिखी जाएं या पेश आए, उसे सनत तज़ाद कहा जाता है। जैसे रात और दिन या किसी शेर में कोई मिसाल देके समझा सकते हैं, सुबह शाम, शब व रोज़, है ना। बाजी चायत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो शब व रोज़ जो है वो सनत तज़ाद की मिसाल है। रदीफ़ और काफ़िये की तारीफ़ लिखिए। आपको सबको याद है, सब नज़म और किसी भी शेर का मतले का आखिरी जो लफ्ज़ है रदीफ़ कहलाता है, और उससे आखिरी रदीफ़ से पहले के जो लफ्ज़ है जो कलाम में रिदम पैदा करने के लिए, नगमगी पैदा करने के लिए, मौसीक़ी पैदा करने के लिए आते हैं, वो काफ़िया कहलाते हैं, है ना।
जिनकी टोन निकल जो प्रोनाउंसिएशन जिनका तकरीबन एक जैसा होता है। अब आइए एमसीक्यू, इस पे अब आपसे पूछूंगा। नीचे दिए गए हर सवाल के 4 जवाब मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। अमीना को कपड़े सीने पर फहीमन से कितने पैसे लिए? 4 आने, 10 आने, 8 आने, 6 आने? 4 आने मिले, 8 आने मिले थे? 3 आने तो बचा के लाई थी, 2 आने उसको दे दिए थे, शायद 8 आने मिले थे। और अगर 8 आने नहीं है, 4 आने, तो किताब में देख लीजिएगा, याद रहेंगे और एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान कब आए? 10वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में? अरब ताजिर हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है 7वीं सदी में, लेकिन आप अपनी किताब के हिसाब से चलिएगा। किताब में बहुत मुमकिन है कि वो 10वीं सदी लिखा हो, तुर्की और सल्तनत उलमा की आमद के ऐसा हिसाब से लिखा हो, लेकिन जो मैंने मुख्तलिफ किस्म की तारीख की किताबों में पढ़ा है वो 7वीं सदी के आसपास का पढ़ा है। एक आरजू नज़म से क्या मुराद है? ये नज़म खुशी की जज्बात का इजहार है। ये नज़म शायर की आरजू की, शायरी की आरजू, यहाँ जो लफ्ज़ शायरी है ना, ये शायरी नहीं है, ये शायर आएगा लफ्ज़। ये नज़म शायर की आरजू की तर्जुमानी करती है। ये नज़म जानवरों की दास्तान पर मबनी है। ये नज़म कुदरती नज़ारों पर मबनी है। बताइए जी। दूसरा बिल्कुल ठीक। बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया? वो बहुत कमज़ोर था, बहुत मायूस था, उसके दिल पर बहुत बोझ था, या अब ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था? ABCD। मेरे ख्याल से बल्कि जो हमने पढ़ा है, बूढ़ा इसलिए पशेमान नहीं था कि वो कमज़ोर था, बूढ़ा इसलिए पशेमान नहीं था कि वो बहुत मायूस था, उसके दिल पे बोझ बहुत था, ये बात सही है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, हकीकत में क्या था? हकीकत में दरअसल हकीकत में था कि अब उसके पास कुछ काम करने के लिए वक्त नहीं बचा था, है ना जी, टाइम बीत चुका था। असल ये बताना चाहते हैं कि वक्त रहते अपनी फलाह के लिए, कौम की फलाह के लिए, मिल्लत की फलाह के लिए काम कर जाइए, जो कभी ना खत्म होने वाली ने की है। अगर आपको याद हो, गुजरा हुआ जमाना उस वक्त से लिया गया है। भक्ति तहरीक की नुमाया खसूसियात क्या थी? बुतों की पूजा करना, कट्टरपन जाहिरदारियों को छोड़कर इंसान से मोहब्बत करना, मजहबी जाहिरदारियों को पसंद करना, मजहबी कट्टरपन को पसंद करना। ABC भक्ति तहरीक, उसके बानी कबीरदास। कौन सा सही है? ABCD। मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से B ठीक है, दूसरा ठीक है। नागुज़ीर के क्या मायने हैं? तकलीफ देने वाला, नावाकिफ, या जिसे टाला ना जा सके, जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके। ABCD सभी जानते हैं, जिसे टाला ना जा सके। थर्ड, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं से क्या मतलब है? दुनिया की आरज़ू में उलझ कर रह गया हूं, इस जहां की रौनकें देखने के काबिल हैं। जिंदगी, इंसान की जिंदगी का मकसद ऐश करना है, जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना है। ABCD लिख सकते हैं, लेकिन इसका जवाब शायद यह है कि दुनिया की आरज़ू में उलझ कर रह गया हूं। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो मायने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो, क्या कहलाता है? बिल्कुल अभी पढ़ा है हमने। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो मायने के एतबार से एक दूसरे की जिद हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक शेर सुनाया था, बाज़े चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो शब रोज़ जो था वो सनत तज़ाद था, और इसमें भी हमें सनत तज़ाद दिया हुआ है। अच्छी मुर्गी अजान देती भले न लगे, ये अच्छी नहीं है, लगा है अजीब मुर्गी अजान देते भली न लगे है। कौन से सबक का है? सवाल आबिद हुसैन का एक सवाल, उसमें इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं लगे, मुर्गी को अजान नहीं देना चाहिए, मुर्गे अंडे देती हैं, मुर्गों को अजान देना चाहिए। कौन सा ठीक है? ABCD। मदरसा A बिल्कुल ठीक। खाना खराब ग्रामर में क्या है? मुहावरा, तशबीह, इस्तारा या फेल? जी ABCD। A मुहावरा। लाइब्रेरी में ज्यादातर अखबार पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? बूढ़े, जवान, मुलाजिम पेशा या गरीब? कौन सा सवाल है? सबक है अखबार भी नहीं। ए बिल्कुल ठीक। खतूत का वाहिद क्या है? दरखास्त, मजमून, खत, कहानी? C बिल्कुल ठीक। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? अमल, रद्द अमल, इख्तिताम, नफ्स मजमून या बयानिया? ये देखिए जो हमने पिछली दफा पढ़ा था सवाल, पर पिछली दफा जो एग्जाम हल किया था सवाल ना,
उसके ही तकरीबन उसी जैसे उसी दर्स के सवाल हैं जो हमें बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अगर हम ये भी देखेंगे तो हो सकता है एक आध सवाल हमारा उसमें से अपने पेपर में आ जाए। तो मॉडल पेपर करने का मकसद भी हमें मिल जाता है और उसमें से हमें थोड़ा सा तैयारी भी मिल जाती है। इख्तिताम बिल्कुल ठीक है। मुफलिस व गदा के दरमियान वाव ग्रामर में क्या है? हुर्फ जार, हुर्फ इल्लत, हुर्फ अत्फ, हुर्फ निदा। बिल्कुल ठीक। ऑटो कैड किस लिए इस्तेमाल होता है? इंजीनियरिंग और ताबीराती नक्शे बनाने के लिए, मोटर गाड़ी बनाने के लिए, जहाजरानी के लिए, बिजली बनाने के लिए। ए, बी या सी? ऑटो कैड कंप्यूटर वाला सबक है, याद रखिएगा, इंटरनेट और कंप्यूटर वाला सबक, उसमें से लिया गया है। कौन सा सही है? इंजीनियरिंग और ताबीराती नक्शे बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक। दिल्ली में टेलीविजन की नशरियात का आगाज कब हुआ? 15 सितंबर 1959, 14 अगस्त 1964, 12 अक्टूबर 1962 या 30 जुलाई 1960। बिल्कुल नॉलेज पे मबनी सवाल है और जो टेलीविजन का नशरियात है इंटरनेट वाला, उसमें ये सवाल है, वो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका जवाब हो वो सही होगा, लेकिन देखकर अपने हिसाब से तुक्के मत मारिएगा। किस आले को घुमाने से कर्सर हरकत करता है? आपके पास सबने कंप्यूटर आपने पढ़ा है, कंप्यूटर देखा भी है, कंप्यूटर की लाइव क्लास चलती भी है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कर्सर किससे हरकत करता है। बताइए। माउस, बी बिल्कुल सही है। ड्रामा कौन सी जबान का लफ्ज है? ईरानी, मिस्री, यूनानी या हिंदुस्तानी जबान? यूनानी जबान का। विद्वान कौन सी जबान का लफ्ज है? विद्वान अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी? सी बिल्कुल ठीक। आज मास मीडिया का सबसे मकबूल तरीन जरिया कौन सा है? यही सवाल घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है अलग अलग सवालों में। फिर टीवी, फिर सी भी बोल देना कोई, फिर डी भी बोल देना कोई। अरे भाई टेलीविजन, ऑप्शन कुछ भी हो लेकिन टेलीविजन याद रखिए, नंबर उसका कुछ भी हो सकता है ABCD, लेकिन टेलीविजन मास मीडिया का बहुत मकबूल तरीन और बहुत ही इफेक्टिव जरिया है, याद रखिएगा जी। सवाल खत्म, पेपर भी खत्म। और मेरी ये बस आपसे आखिर वक्त की मुलाकात इस सेशन में, और इसमें मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो मैं बयान करूं। देखिए, हमारा फंक्शन हुआ था जमीयत का, उसमें से आप में से सभी लोग बुलाए गए थे, टॉपर्स बुलाए गए थे, और ये जमीयत की नहीं आपकी बेतहा सभी लोगों की इतनी जबरदस्त कामयाबी है जिसको बयान से बाहर है। आपने तारीख में, जमीयत के ओपन स्कूल की तारीख में वो तारीख मुरत्तब की जिसका कोई तोड़ नहीं। कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े जिससे मुतासिर होकर खुद ओपन स्कूल के कारकुनान को और चेयरमैन को यह कहना पड़ा कि अगर हमारे यहाँ जो मॉड्यूलेशन होता तो आपके जितने 84 और 80% नंबर हैं वो सब 100% होते। इससे ज्यादा तारीफी कलमात शायद ही किसी दूसरे के लिए उन्होंने कभी की जिंदगी में इस्तेमाल किए हों। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो तरीकाकार आपने इख्तियार किया, आपके सीनियर्स ने इख्तियार किया, आपसे पहले वालों ने इख्तियार किया, बिल्कुल उसी तरीके पर चलें, उसी रास्ते पर चलें, और आप भी अपनी मेहनत और अपनी मेहनत के साथ कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़ें कि दुनिया देखती रह जाए। आपको अपनी मेहनत से, अपने काम से यह साबित करना है कि मदरसे के बच्चे किसी भी मैदान में किसी से पीछे नहीं। जिस तरह वो दुनिया को मजहब के लिए और अपने उसके दीन के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोपगेट कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, उसी तरह वो असली तालीम में भी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं और अपनी नई राह और नई मंजिल दिखा सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, बाकी अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।